हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। पहला ही प्रश्न सीरीज का प्रश्न दिया गया है 52, 86, 121, 157, 194। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है क्या होगा। ठीक है, देखिए जब भी सीरीज का प्रश्न होना तो दो बातों को आप लोग थोड़ा ध्यान दिया कीजिए। दो बात में पहली बात ये हमें देखना है कि सीरीज असेंडिंग आर्डर में है कि डिसेंडिंग आर्डर में है। अगर सीरीज असेंडिंग आर्डर में है यानी बढ़ते क्रम में, जहाँ जैसे कि इस सीरीज में यह बढ़ता हुआ सीरीज है 52 के बाद 86, 86 के बाद 121 हो रहा है। तो अगर बढ़ता हुआ सीरीज है, ठीक है, और दो संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस अगर आप लोग देखेंगे ना, दो संख्याओं के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो क्या है, दो संख्याओं के बीच में डिफरेंस देखिए, या आप लोग फर्स्ट और लास्ट संख्या को देखिए। जो लास्ट संख्या है पहली संख्या का ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा गुना है, पहली संख्या का 4 गुना के आसपास है। ठीक है, तो जब भी जो पहली संख्या हो ना, लास्ट संख्या का क्या हो, बहुत ज़्यादा गुना न होना, तो उस केस में क्या होता है, अगर असेंडिंग आर्डर में सीरीज है तो कुछ ना कुछ ऐड होता है। सिंपल सी बात होती है। ठीक है, तो देख लेते हैं 52 से 86 हो रहा है तो 52 में क्या ऐड कर देंगे तो 86 आ जाएगा। अगर 52 में 34 ऐड कर देंगे तो 86 आ जाएगा। 4 2 6 5 3 8 बिल्कुल आ रहा है। और 86 में क्या ऐड कर दें कि 121 आ जाए। अगर 35 ऐड कर देंगे तो 121 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 6 5 11, 8 3 11 12 आ रहा है कि नहीं। उसी तरह 121 में अगर क्या ऐड कर दे कि 157 आ जाए। अगर 36 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 157, बिल्कुल आ जाएगा। 6 1 7 और कितना 3 2 5 1 यानी 157 आ रहा है। सेम 157 में क्या ऐड किया जाए कि आपका 194 आ जाए। अगर 37 ऐड कर देंगे तो 194 आ जाएगा। ऐड करके देख लीजिए, 7 7 14, 5 3 8 1 9 और 1। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखेंगे तो पता चल रहा है कि पहले हमने प्लस 34 जोड़ा, उसके बाद प्लस 35, उसके बाद प्लस 36, यानी एक एक बढ़ता हुआ ऐड हो रहा है। ठीक है, तो अगली बार हम क्या ऐड करेंगे, प्लस 38 ऐड करेंगे ना, क्योंकि हमने प्लस 37 ऐड किया तो एक ज़्यादा ऐड करेंगे प्लस 38। अब 194 में 38 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 2 हो गया, 9 3 12 1 13 3 हो गया, और एक एक कितना हो गया, 8 4 12 9 3 12 1 1 2, यानी 232 आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। और 232 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ऐसा प्रश्न कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें रीजनिंग का प्रश्न आए और ऐसा इस टाइप का प्रश्न विशेषतः न पूछा जाए। ठीक है, एसएससी में भी पूछा जाता है, रेलवे एग्जाम में भी पूछा जाता है इस टाइप का प्रश्न, जिसमें क्या किया जाता है, जैसे यहाँ पे दिया है 4:250 समानुपात 5 क्वेश्चन मार्क। तो पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक होता है इसको करने का। हम ये देखते हैं ना कि जो दो संख्याएं पेयर की दी गई हैं, जैसे 4:250, ये कैसे एक दूसरे से संबंधित है, क्या लॉजिक लग करके एक दूसरे से संबंधित है 4:250। ठीक है, सेम संबंध सेम लॉजिक 5 और क्वेश्चन मार्क में लगा करके हम लोग अपना आंसर लाएंगे। ओके, ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे तो 4 से 250 हो रहा है, यानी 4 से बहुत बड़ी संख्या बन रही है। और 4 से जब बहुत बड़ी संख्या बनेगी तो या तो 4 में कुछ गुणा हो रहा होगा, या 4 का स्क्वायर या क्यूब हो रहा होगा, या पावर बन रहा होगा, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, कॉमन सी बात है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो 4 का अगर हम लोग क्या कर दें, 4 का अगर हम लोग 4 का 4 पावर कर दें, सपोज करिए 4 के पावर 4 कर देंगे तो कितना आता है, 4 के पावर 4 256 होता है। कितना आता है, 4 के पावर 4 256 होता है। लेकिन यहाँ तो 250 दिया है तो कोई बात नहीं, 6 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। ठीक है, सेम यही चीज़ हम लोग 5 में कर लेते हैं। 5 के पावर भी हम लोग यहाँ क्या कर लें, 4 कर लें, तो 5 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। होता है कि नहीं, 625। और यहाँ मैंने 6 माइनस किया है तो यहाँ भी 6 माइनस कर लेंगे, तो 625 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 619। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका 619 आ जाएगा। और 619 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई आकृतियों में कुल कितने त्रिभुज हैं। फिगर काउंटिंग का प्रश्न है, और फिगर काउंटिंग का प्रश्न अपने आप में बहुत ही खतरनाक प्रश्न होता है। एसएससी तो एक क्वेश्चन पूछती ही है। देखिए फिगर काउंटिंग में जो मेनली होता है ना, दो तरह का सवाल आता है, या तो त्रिभुज काउंट आपसे करवाया जाएगा, या तो आपसे वर्ग काउंट करवाया जाएगा।
एक और एडवांस में जाएंगे तो बहुत होगा तो आपसे सर्कल काउंट करवाया जाता है, लेकिन सर्कल का क्वेश्चन बहुत रेयर बनता है। या तो आपको एक और आगे जाएंगे तो थोड़ा सा आपको आयत काउंट करवाते हैं, लेकिन सर्कल और आयत का रेयर प्रश्न होता है, बहुत कम पूछा जाता है। मेनली आपसे त्रिभुज किसी आकृति में काउंट करवाया जाता है या तो वर्ग काउंट करवाया जाता है, यही दो प्रश्न पूछे जाते हैं और इन दोनों प्रश्नों में सबसे ज़्यादा आपसे त्रिभुज काउंट करवाया जाता है। अब इसमें समस्या ये होता है ना, देखिए ध्यान से समझिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। समस्या ये है कि यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो 22 है, 28 है, 32 है। सपोज करिए बात समझिएगा कि आपने 28 काउंट कर लिया फिगर, लेकिन अभी भी आप डाउटफुल हैं कि 32 भी हो सकता है या 22 तो नहीं हो सकता, आपने कैंसिल कर दिया। लेकिन 28 काउंट करने के बाद भी हमें डाउट होता है कि कहीं 4 और छूट तो नहीं रहा है ना, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा छुपा होता है ना और हम आंसर लगा के चले जाते हैं लेकिन वो आंसर होता ही नहीं है। और उस केस में ज़्यादा होता है जब 20 से ज़्यादा उसमें क्या होते हैं, फिगर होते हैं। यानी इसमें इस प्रश्न में क्या है, ऑप्शन को हम देखें तो पता चल रहा है कि 3 ऑप्शन 20 से ज़्यादा हैं, यानी कि पॉसिबिलिटी बनती है कि इसमें 20 से ज़्यादा फिगर होंगी। तो ये अपने आप में मुश्किल सवाल है। देखिए इसको करने का मेरा ऐसा तरीका है कि बिल्कुल आप लोग क्या करिए ना, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान से पहले मैं क्या करता हूँ, उन फिगर को काउंट करता हूँ जो मुझे स्पष्ट दिखाई देते हैं, और दूसरा क्या करते हैं, पूरे फिगर को एक बार ओवरव्यू कीजिए, एनालाइज करिए बिल्कुल ओवरलैप करके। उसके बाद देखिए कि कौन और त्रिभुज आकृतियाँ बन सकती हैं, ठीक है, बड़े पैमाने पर, और फिर दोनों को काउंट करिए। एक और बात आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे इसमें मैं काउंट करना शुरू करूँगा तो देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे एक यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है, ऐसा फिगर बन रहा है, इधर भी बन रहा है, यानी ऐसा कुछ बन रहा है। तो इस तरह की जो आकृति है ना, इसमें 3 आपके त्रिभुज होते हैं, एक तो ये हो गया, एक 2 हो गया और एक पूरा हो गया 3। तो हम ये बोल सकते हैं इस तरह की आकृति कितनी है, एक यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 1 2 और 1 2, यानी 4 टोटल है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि नहीं 12 हमको मिल गया, टोटल 12 त्रिभुज तो यहीं मिल गया, ठीक है। और 12 के बाद एक ये वाला मिल गया, एक ये वाला मिल गया, एक ये वाला, यानी 4 ये मिल गया, 12 + 4 मुझे 16 तो बिल्कुल स्पष्ट क्लियर कट दिखाई दे रहा है, उसमें ज़्यादा सोचने की मुझे ज़रूरत नहीं है। 16 मैंने काउंट कर लिया है, ठीक है। अब देखिएगा 16 तो हमने काउंट कर लिया। अगली बात मैं करूं तो ये भी तो है ना, 16 हमने काउंट कर लिया, एक ये भी हो गया और एक ये हो गया, 2 इधर तो सेम 2 इधर, 4 और हो गया कि नहीं, 4 और हमने काउंट कर लिया। तो 16 और 4 कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है, 20 हो गया। मैं मिटा इसलिए दे रहा हूँ ना ताकि आपको फिर मैं अगला जब काउंट करूँ तो आपको स्पष्ट समझ में आए कि मैं किसको काउंट कर रहा हूँ। मैंने कितना काउंट कर लिया है, मैंने टोटल 20 काउंट कर लिया है, ठीक है। अब अगला अगर देखने की कोशिश करेंगे, अगर हम लोग ध्यान से अगले फिगर की काउंट करने की कोशिश करेंगे तो देखिए 20 के बाद एक भी तो यहाँ दिख रहा है ना, ये वाला, इधर एक ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक ये हो गया, ये भी तो दिख रहा है, 2 यहाँ मिल गया आपको और सेम एक इधर मिल गया, 3 और सेम एक इधर मिल गया, 4, यानी 20 और 4 कितना हो गया, हमने टोटल काउंट कर लिया 24 अब तक हमने काउंट कर लिया है। अब इतना तो क्लियर है कि ए तो होगा नहीं, बी तो होगा नहीं, 2 को एलिमिनेट कर दिया हमने। 24 अब तक क्या किया है, त्रिभुज को काउंट कर लिया है, ठीक है। अब अगला क्या हो सकता है, ठीक है, अगला क्या होगा, देखिए हमने इसको तो नहीं ना काउंट किया, ये यहाँ से यहाँ तक एक ये भी तो है ना, ये वाला एक यहाँ है और एक ये पूरा ये है, 2 हो गया और एक 3 हो गया और एक 4 हो गया, यानी 4 और ऐड हो गया, तो 24 और 4 कितना हो गया, टोटल 28 हो गया। देखिए मैंने पहली बार 28 यानी टोटल कितना हो गया, 28। जब मैंने दूसरी बार जोड़ा था तो ये काउंट किया था, मैंने ये काउंट किया था यहाँ से यहाँ तक, ना कि ये काउंट किया था, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, ये काउंट किया था मैंने और ये काउंट किया था और फिर ये ऊपर वाला काउंट किया था, इधर वाला। और जब 4 और मैंने काउंट किया तो इसको मैंने काउंट किया यहाँ से यहाँ तक, इसी तरह आपके 4 बन जाएंगे, एक यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो 28 टोटल हो गए, एक यहाँ से यहाँ तक, टोटल कितने हो गए, 28। इसमें क्या है, त्रिभुज है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि एक विशेष कोड भाषा में लीप को MFBO लिखा जाए तो जंप को इसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। देखिए बेहद ही क्या होता है, कॉमन सा प्रश्न है। कॉमन मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि इसको करने का बिल्कुल सिंपल तरीका होता है और पूछा भी जाता है बार बार एग्जाम में, ठीक है। इस टाइप का पूछा ही जाता है। जब भी किसी शब्द को, जब भी किसी अल्फ़ाबेट को, पेयर को किसी दूसरे अल्फ़ाबेट से कोड किया जाता है ना, और एक बात ध्यान दीजिएगा, जितने इसमें अल्फ़ाबेट हैं LEAP में 4 हैं, इसमें भी MFBO में उतने ही है कि नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, जो प्लेस वैल्यू होता है ना
लीप जैसे यहाँ पे इसके प्लेस वैल्यू में कुछ ऐड होगा या माइनस होगा। लीप के अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू में कुछ या तो प्लस होगा या कुछ माइनस होगा, या तो लिखा जाएगा, या तो क्या दूसरा कंडीशन ये बनता है, या तो इसको लीप का क्या किया जाएगा, इसके विपरीत अक्षर को लिख दिया जाएगा। लीप के अल्फ़ाबेट के विपरीत अक्षरों को लिख दिया जाएगा, तो ही कंडीशन बनता है। और तीसरा एक और कंडीशन बनता है, तो उसमें क्या होता है कि लीप में जो अल्फ़ाबेट है सेम अल्फ़ाबेट यहाँ रहेगा लेकिन इंटरचेंज करके लिखा होता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं जहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, देख लेते हैं, क्योंकि ये बात आपको पता रहेगा ना तो आप ज़्यादा सोचेंगे नहीं। ठीक है, कन्फर्म है कि प्लेस वैल्यू में ही कुछ गेम खेलने वाले हैं, तो मैंने क्या किया, सिंपली मैंने यहाँ पे लिख लिया। और लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात यह है कि जरूरी नहीं है कि यल का यम में ही संबंध हो। जैसे यल के प्लेस वैल्यू में ऐड करके यम को ही लिखे, ऐसा हो सकता है कि यल के प्लेस वैल्यू में ऐड करके कुछ क्या किया जाओ है, या लास्ट में लिखा गया हो। ई के प्लेस वैल्यू में कुछ ऐड करके सेकंड प्लेस पे लिखा गया हो, पी के प्लेस वैल्यू में कुछ ऐड करके फर्स्ट प्लेस पे लिखा गया हो, लेकिन ऐसा हो सकता है। लेकिन जनरली क्या होता है, जनरली अगर बात करें, जनरली आपका डायरेक्ट होता है, मतलब एल को एम से ही लिखा जाएगा, यानी एल में कुछ ऐड करके एम लिखा जाएगा, या एल में कुछ ऐड करके माइनस लिखा जाएगा, या तो ई का एफ ही होता है। जनरल की बात की जा रही है, ठीक है। तो एल की बात करें, एल से एम कैसे हो सकता है, एल का प्लेस वैल्यू 12 होता है, 12 में एक ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा, 13 एम का प्लेस वैल्यू होता है, ठीक है। ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, 5 में एक ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 क्या है, एफ का प्लेस वैल्यू है। ए में क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड कर देंगे तो बी आ जाएगा, क्योंकि ए का प्लेस वैल्यू 1, ए के बाद बी आता है, ठीक है। पी का प्लेस वैल्यू 16 होता है, और 16 में अगर -1 कर देंगे तो 15 आ जाएगा, 15 ओ का प्लेस वैल्यू होता है। तो हमने देखा कि पहले +1 हुआ, उसके बाद +1, उसके बाद +1, लास्ट में एक बार -1। सेम यही प्रक्रिया हम लोग जंप में कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम में ऐसे लिखना नहीं है, मैं लिख करके सिर्फ बता रहा हूँ। जे का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 10 होता है, 10 में +1 करेंगे 11, 11 के का प्लेस वैल्यू होता है। यू का प्लेस वैल्यू 21 होता है, 21 में +1 करेंगे तो 22, 22 किसका प्लेस होता है, किसका प्लेस वैल्यू, वी का, ठीक है। एम का प्लेस वैल्यू 13, 13 में 1 ऐड करेंगे 14, 14 किसका प्लेस वैल्यू होता है, एन का। पी का प्लेस वैल्यू 16 होता है, और 16 में जब -1 करेंगे तो ओ आ जाएगा, यानी हमारा के भी एन ओ आएगा। राइट आंसर जंप को कोड किया जाएगा के वी एन ओ के रूप में। किस ऑप्शन में के वी एन ओ दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। यहाँ पे क्यू नहीं है, यहाँ पे ओ है, ठीक है, के वी एन ओ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। 3 शब्द दिए गए हैं, वर्ष, महीना और दिन। 3 शब्द दिए गए हैं, इन 3 शब्दों से हमें बताना है कि एक डायग्राम बनाना है जो तीनों शब्दों को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। तो एक चीज़ अगर ध्यान देंगे, वर्ष और महीना में कोई संबंध होता है क्या, बिल्कुल होता है। वर्ष के अंदर ही महीना आते हैं कि नहीं, एक वर्ष में 12 महीना होता है। और महीना और दिन में कोई संबंध है क्या, बिल्कुल संबंध है। महीने के अंदर ही तो दिन आते हैं ना, एक महीने में 30 दिन, 31 दिन या 28 दिन होते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, हम बना लेते हैं ये दिन। दिन को किससे लिखते हैं, डे से। और डे क्या किसके अंदर आता है, महीने के अंदर। तो महीने को एम से डिनोट कर लेते हैं, मंथ। और जो महीना होता है किसके अंतर्गत आता है, वर्ष के अंतर्गत। तो वर्ष को वाई से डिनोट कर लेते हैं। तो हमारा कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा, क्योंकि दिन महीने के अंतर्गत आते हैं। तो दिन मैंने अंदर एक डायग्राम बनाया, सर्कल बनाया, और उसके ऊपर क्या बनाया, महीना, मंथ का, उसके ऊपर क्या बनाया, वर्ष का। तो हमारा कुछ इस तरह का आकृति बनेगा, और इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 26 जनवरी 2006 से 23 सितंबर 2006 तक दिनों की संख्या बताना है। सिंपल सा प्रश्न है आपका, लेकिन एक बात बोला गया है, इनमें दोनों दिन शामिल हैं, यानी 26 जनवरी को भी हमें काउंट करना है और 23 सितंबर को भी काउंट करना है। हमें बताना है 26 जनवरी से 23 सितंबर 2006 के बीच दिनों की संख्या कितनी है, ठीक है। देखिए आप लोग लाइक नहीं करते हैं। अगर थोड़ा सा भी ये वीडियो आपको पसंद आए, या थोड़ा सा भी अगर कुछ सीख के जाएं, या ये छोड़िए 2-3 क्वेश्चन भी अगर आप मेरा देखते हैं, इसका मतलब 2-3-4 मिनट तक मेरे वीडियो पे बने रहते हैं, तो अपना इतना समय देते हैं, तो एक लाइक भी कर दिया करिए। 1-2 सेकंड लगेगा। आप लोग लाइक से मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन तो ठीक ही है। आपके लाइक से आप जितने लाइक ज़्यादा बढ़ते हैं, उतना हमारा यूट्यूब वीडियो प्रमोट करता है। यानी यूट्यूब को ये लगता है कि आपका वीडियो क्या है, पसंद किया जा रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो हमारा क्या करता है, यूट्यूब का एल्गोरिदम प्रमोट करता है, यानी कि और लोगों के पास क्या करता है, रिकमेंड करता है, जो लोग सर्च करते हैं। तो इसलिए आपका लाइक इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि एक प्रॉब्लम यूट्यूब की, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक आपको बता रहा हूँ।
आप लोग तो स्टूडेंट हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। आज के समय में यूट्यूब की एक खासियत है ना, पता है क्या है कि यूट्यूब महीने दिन 15 दिन तक आपकी वीडियो को अच्छे से चलाएगा, ठीक है, 15 दिन तक आपकी वीडियो अच्छे चले, व्यूज़ भी अच्छे आएंगे, लेकिन उसके बाद क्या करेगा ना, फिर आपका वीडियो फिर चलना बंद हो जाएगा। फिर क्या होता है कि स्लो मोशन में स्लो मतलब मोड में चला जाएगा। आप वीडियो डालेंगे, आपकी वीडियो में क्या होंगे, व्यूज़ ही नहीं आएंगे। तो ये पता नहीं ड्रॉप बैक कहिए या क्या कहिए, फिर नया एल्गोरिदम यूट्यूब का कहिए, ऐसा होता है, ठीक है। क्योंकि मैं कई वीडियो में ऐसा नोटिस करता हूँ कि मेरे पीछे की वीडियो कई अच्छे चल जाएंगे, किसी बीच चलेंगे और फिर नहीं चलेंगे। तो इसलिए आपका लाइक बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप लोग एक लाइक कर देते हैं ना, तो इससे यूट्यूब को ये लगता है कि ठीक है, इनका वीडियो क्या बोलते हैं कि लोग पसंद कर रहे हैं, बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो मेरा यूट्यूब क्या करेगा, फिर वीडियो को आगे प्रमोट करेगा, तो उससे व्यूज़ अच्छे खासे आएंगे। तो इसलिए आपका लाइक इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए लाइक आप लोग कर दिया कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। कोई बात नहीं, मन नहीं करेगा तो मत खींचेगा, आप लोगों की मर्जी। 26 जनवरी 2006 से 23 सितंबर 2006 के बीच में दिनों की संख्या बताना है। सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 26 जनवरी की बात करें, 2006 की बात करें तो 2006 लीप ईयर नहीं है, सिंपल सी बात है, 4 से डिविजिबल नहीं है, देख लीजिए। क्योंकि अगर 2006 जो है लीप ईयर होता तो फरवरी 29 का महीना हो जाता, इसलिए हमको ये चेक करना जरूरी हो गया, ठीक है। जनवरी 31 का होता है, आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि जनवरी 31 का होता है, फरवरी 28 या 29 का होगा, मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, मई 31 का, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। आपको नहीं पता है तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ओके। अगर 26 जनवरी की बात करें तो जनवरी में कितने दिन बच गए, जनवरी 31 का होता है तो इसको भी ले लेंगे, तो इसमें 6 दिन बच गए, ओके। और उसके बाद फरवरी आएगा, लीप ईयर है नहीं तो 28 दिन इसमें हो गया, ओके। और मार्च आएगा, मार्च 31 का होता है। अप्रैल आएगा, अप्रैल 30 का होता है। मई आएगा, 31 का होता है। जून आएगा, 30 का होता है। जुलाई आएगा, आपका 31 का होगा। अगस्त आएगा, ये भी 31 का होता है। और सितंबर में 23 तक हमको जाना ही है। एक बात ध्यान दीजिएगा, पहले देखिए 31 के बाद 30 का आता है, 31 के बाद 30 का आता है, यानी कि ठीक है ना। लेकिन आपका जुलाई और अगस्त जो होता है लगातार 31 दिन का मंथ होता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब जोड़ लेते हैं। अब देखिए जोड़ना है ना तो थोड़ा सा दिमाग लगा के जोड़ा जाएगा, ऐसे नहीं जोड़ना है कि एक एक करके जोड़ना है। देखिए हम लोग 30-30 ले लेते हैं, इसको 30 मानते हैं, इसको 30, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मैंने 30 ले लिया, यानी 210 मैंने यही काउंट कर लिया, ठीक है, ओके। मैंने किया था 1 2 3 4 5 6 7, 200 मैंने कितना 10 काउंट कर लिया, 7 3 21 210। अब देखिए 28 को क्या किया मैंने, 28 को क्या किया, इनमें से एक यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से ले लिया, तो ये 30 बन गया था, ठीक है। अब मेरे पास ये 2 एक्स्ट्रा और आ रहा है यहाँ से, तो 31 2 25 कर लेते हैं, ठीक है। और 25 6 कितना हो गया, तो 25 6 31 हो गया, और 31 210 में ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 241 आ जाएगा। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 241 डेज हैं जनवरी 26 जनवरी 2006 से 23 सितंबर 2006 के बीच में, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। क्या दिया गया है, जनवरी रेशियो 31 दिया गया है, समानुपात मार्च रेशियो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है कि क्या होगा। सेम आपका 2 नंबर का सवाल है, अंतर इतना ही था कि वहाँ पे अंक दिया था, यहाँ पे आपका जनवरी दिया है, यानी शब्द दिया गया है और अंक दिया गया है। करने का सेम वही तरीका होता है। हम ये देखते हैं कि आपका जो 2 शब्द दिए गए होते हैं, यहाँ पे शब्द और जो अंक दिए गए हैं, जनवरी और 31 जो दिया गया है, कैसे संबंधित है। सेम संबंध हम लोग मार्च क्वेश्चन मार्क में लगा करके आंसर लाएंगे। अभी मैंने ऊपर बात किया था कि जनवरी 31 का होता है, तो ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने जनवरी 31 का होता है तो जनवरी को 31 लिख दिए हैं, ठीक है। उसी तरह मार्च कितने दिन का होता है, 31 का, तो मार्च को भी हम यहाँ क्या दे देंगे, 31 दे देंगे। तो सिंपल सी बात है, 31 हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ जाएगा, और 31 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, जनवरी 31 का होता है, फरवरी कितने का होता है, मार्च 31, अप्रैल 30, ये सब याद कर लीजिएगा, जरूरी है। रीजनिंग अगर पढ़ रहे हैं और ये बेसिक बात नहीं पता है तो फिर तो दिक्कत है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, जब ऐसा डाइस का प्रश्न मिले ना तो पूरा मत पढ़िए, बस ये देखिए क्वेश्चन में क्या अंक दिया है और किसके विपरीत पूछ रहा है। 4 दिया है ना तो 4 के विपरीत ही पूछेंगे, और कुछ पूछेंगे नहीं, इनके पास और कुछ है नहीं, ठीक है।
अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 डाइस दिया है, ये बात याद रखिएगा। जब भी डाइस का प्रश्न आए ना तो तुरंत आप उसको सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिएगा, एक बार डाइस को ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। एक बात तो क्लियर है, पता है क्या, 4 यहाँ पे है ना, 4 तीसरे डाइस में, तो 5 और 6 तो इसके विपरीत आ नहीं सकते, यानी कि डी तो ऑप्शन होगा नहीं। और अब थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे ना तो डाइस फर्स्ट और डाइस थर्ड को देखेंगे तो इनमें 5 और 6 क्या है, कॉमन है। डाइस पहले और तीसरे में 5 और 6 जब कॉमन है तो जो तीसरे फलक का जो संख्याएं होती हैं ऑटोमेटिक विपरीत होती हैं, यानी 4 के विपरीत 3 आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस बात को हमेशा आप लोग याद रखिएगा, जब भी किसी 2 डाइस में 2 संख्याएं कॉमन होती हैं तो जो तीसरे फलक की संख्याएं होती हैं वह एक दूसरे के विपरीत होती हैं। बहुत ही बेहद ही खतरनाक कंसेप्ट है। देखिए इस डाइस की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं थी, दूसरे डाइस की, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन आए तो थोड़ा एक बार ध्यान से उसको जरूर देखा कीजिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दर्पण को चित्र में दिखाए अनुसार mn पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। मिरर इमेज का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। बोला जा रहा है ना कि यहाँ पे अगर एक मिरर रखा जाएगा ना mn पे तो इसका क्या मिरर इमेज क्या बनेगा। आप लोग ऑप्शन से इस तरह के प्रश्न कीजिए, ज़्यादा दिमाग कभी मत लगाइएगा, ठीक है। जाहिर सी बात है कि डी जब इधर आएगा तो इधर बी बनेगा। ऑप्शन ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी नहीं हो सकता है, डी भी हो सकता है, ठीक है। एल की बात कर लेते हैं तो एल आएगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। बी हो सकता है और ए हो सकता है, बी भी हो सकता है, और डी आपका होगा क्या, नहीं होगा, कैंसिल हो गया, 2 ऑप्शन बचा, ठीक है। अब क्या कीजिए, 7 को देख लीजिए, लिखना नहीं है, मैं लिख रहा हूँ समझाने के लिए। 7 की बात करेंगे अगर तो कुछ इस तरह बनेगा ना, 7 कुछ इस तरह बन जाएगा, कुछ इस तरह 7 बनेगा कि नहीं। 7 आपका ऐसे ही तो कुछ बनेगा ना, ठीक है। तो 7 आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो 7 तो देखिए ऑप्शन ए में भी उसी तरह है, बी में भी है। सी को देख लेते हैं, सी सेम ऐसे ही है। अब 2 ऑप्शन बचा तो तुरंत क्या करिए, मिलाइए कि इनमें कोई डिफरेंस आ रहा है क्या। सी भी ऐसे ही है, और देखिए सी के बाद जो संख्याएं दी गई हैं वहाँ भी थोड़ा हेर फेर है। सी के बाद ऐसा वाला है ना, तो ऐसा वाला आना चाहिए, तो यहाँ पे पहले ए ऑप्शन में आई दे दिए हैं, लेकिन बी में क्या दिया गया है, सही दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको आप लोग ऑप्शन से कीजिए, सब लिखना नहीं होता है, आप लोग तुरंत नज़र दौड़ाएंगे और समझ जाएंगे और ट्रिक करके आगे निकल जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक विशिष्ट कोड भाषा में गुलाबी को हरा लिखा जाता है, हरे को पीला लिखा जाता है, पीले को लाल लिखा जाता है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, पूरा पढ़ने से पहले मैं बताता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन में होता क्या है ना कि जैसे बोला जाएगा ना कि काला को सफ़ेद कहते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन में काले को सफ़ेद ट्रीट करेंगे, यानी काले की जहाँ बात होगी ना वहाँ सफ़ेद हम लोग लिखेंगे, सिंपल सी बात होती है। उसी तरह बोलेगा ना कि पीले को नीला बोला जाता है, पीला एक्चुअल में पीला हम ट्रीट नहीं क्वेश्चन में करेंगे, उसको नीला मानेंगे, ठीक है। तो लास्ट में पूछा जाएगा, जैसे इसमें पूछा गया है, तो इसी कोड भाषा में रक्त का रंग क्या होगा। अब देखिए रक्त का रंग पूछे हैं, रक्त का रंग क्या होता है, लाल। अब हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे ना कि लाल जो रंग है, लाल शब्द दिया गया है, उसके लिए एक क्या कौन सा शब्द यूज कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में देख लेते हैं। बोले हैं कि गुलाबी को हरा बोलते हैं और हरे को पीला, पीले को लाल और लाल को सफ़ेद। आंसर मिल गया। लाल को ये क्या बोल रहे हैं, लाल को सफ़ेद लिख रहे हैं, तो लाल का मतलब ही पूछा है कि लाल कोड भाषा में रक्त का रंग क्या होगा, तो लाल के लिए क्या है, सफ़ेद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सफ़ेद। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन्हीं 2 चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। बेहद ही सरल प्रश्न है देखने में, एसएससी पूछता ही है इस तरह का प्रश्न, लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप देख करके ऑप्शन करके निकलेंगे। इसका जो सिंपल सा लोग तरीका बताते हैं, बच्चे करते भी हैं, ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन ए का रख लीजिए साइन इंटरचेंज करके, बी का चेक करिए, सी का, डी का, जिसका सही हो जाए उसको मारिए ट्रिक और निकल जाइए। सिंपल सी बात है, दिमाग ही इसमें क्या लगाना है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप जिस ऑप्शन को उठाएंगे वही आपका आंसर होगा। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है, वाकई में इसका कोई तोड़ नहीं होता है। तोड़ यही होता है कि ऑप्शन से चलिए, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा अगर हम लोग दिमाग लगाएंगे तो हम वही ऑप्शन पकड़ेंगे जिसमें हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। एक बात ध्यान से देखिए, लास्ट में इक्वल टू दिया है ना, बिल्कुल दिया है। अब हम देख रहे हैं कि 12 और 6 72 हो जाएगा, होगा कि नहीं, तो बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी। 12 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी। यानी एक बात क्लियर है कि 12 जो है ना 6 से कटना चाहिए,
12 क्या है 6 से कटना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी और इक्वल टू में 25 दिया जो छोटी संख्या है। तो हम लोग इतना क्लियर हो गया कि इनटू है चेंज होगा और इनटू चेंज होगा, 12 को कटना है तो डिवीजन से चेंज होगा, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन बी का साइन चेंज करके देख लीजिए, 12 डिवीजन 6 प्लस 9 गुणे 3 माइनस कितना 4। ठीक है, अब देख लेते हैं 6 दूना 12 हो गया, 9 27, 27 और 2 कितना हो गया 29 हो गया, और 29 माइनस 4 बराबर 25, यानी 25 बराबर 25। तो राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुनें। सिलॉक्स का प्रश्न दिया गया है। स्टेटमेंट क्या दिया है, कोई हैंडल खिड़की नहीं है, सभी हैंडल करछुल है। ठीक है, कथन से हम लोग क्या बनाएंगे, डायग्राम एक बनाएंगे और उसी डायग्राम से देखेंगे कि कौन सा हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए बनाते हैं डायग्राम। बोला गया है कि कोई भी हैंडल क्या है खिड़की नहीं है, कोई बात नहीं। कोई भी क्या है हैंडल क्या है बना लेते हैं, कोई भी हैंडल, यहाँ पे एच से हैंडल, खिड़की नहीं है, खिड़की के लिए के एच, खिड़की नहीं है। ऐसा बोले तो एक क्रॉस लगा दीजिए दोनों के बीच में लाइन खींच के। अब बोला है सभी हैंडल करछुल हैं, जो सभी एक हैंडल है ना ये क्या है करछुल है, बना लेते हैं कोई बात नहीं है। सभी हैंडल क्या हैं करछुल, करछुल को मैं के आर से डिनोट करता हूँ। अब हमसे पूछ क्या रहा है, पूछा क्या है निष्कर्ष में, पूछ रहा है क्या कि सभी करछुल हैंडल हैं, सभी करछुल हैंडल है। गलत बात है, सभी हैंडल करछुल है ना कि सभी करछुल हैंडल है। दूसरा बोल रहा है कुछ करछुल हैंडल है, बात सही है, कुछ करछुल हैंडल है। जब सभी हैंडल करछुल है तो कुछ करछुल भी हैंडल है, दूसरा सही है। तीसरा बोल रहा है कि कोई करछुल खिड़की नहीं है, कोई भी जो करछुल है ना वो खिड़की नहीं है, कोई भी क्या है, कोई भी करछुल है वो खिड़की नहीं है। ये बात गलत है, कोई भी जो करछुल है ना, कोई भी करछुल है के आर, वह खिड़की नहीं है के एच। देखिए पॉसिबिलिटी होती तो हम बोल सकते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि कोई भी करछुल खिड़की नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कथन में हमसे नहीं बोला था ना कि कोई भी करछुल खिड़की नहीं है, तो हम ये बात बोल नहीं सकते। भले आपको यहाँ पे दिखे लेकिन ये बात बोला नहीं जा सकता है, तो तीसरा भी गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष 2 सही है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।